गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू अवर चैप्टर 4 भौतिक राशियां। अभी तक हम लोगों ने सदिशों के बारे में पढ़ा, सदिशों के संयोजन के बारे में पढ़ा, सदिशों के संयोजन के दो नियम हम लोगों ने पढ़े, त्रिभुज नियम और बहुभुज नियम। अब हम उसका सेकंड लॉ जो है वो है समानांतर चतुर्भुज नियम, जो हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम कहाँ लागू होता है, पहले हम इस चीज को समझ लें थोड़ा सा। समांतर चतुर्भुज नियम हमेशा उस स्थान पर लागू होता है जहां पर दो सदिश राशियां किसी कोण पर झुकी हुई होती हैं, उस जगह पर समांतर चतुर्भुज नियम लागू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में दो सदिश राशियां हैं, एक सदिश है मेरे पास में a और एक सदिश है मेरे पास में b। ये दोनों सदिश किसी कोण थीटा पर झुके हुए हैं। ठीक है, क्या है मेरे पास में दो सदिश हैं, एक सदिश a है और एक सदिश b है, और ये किसी कोण थीटा पर झुके हुए हैं। ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल e, इसको नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया मैंने f और इसको नाम दे दिया मैंने h। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन जहां पर दो सदिश किसी कोण पर झुके हुए हैं तो इनका परिणामी ज्ञात करने हेतु हम समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने इसका परिणामी लिया r। ठीक है, इसको इससे मैच कर दिया और इससे इसको मैच कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक समानांतर चतुर्भुज। ठीक, अब मुझे इस रिजल्टेंट r की वैल्यू निकालनी है, परिणामी r की वैल्यू निकालनी है, परिणामी r का मान निकालना है। तो परिणामी r का मान निकालने के लिए हम इस चित्र में, इस समांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा ज्यामितीय परिवर्तन करते हैं। और ज्यामितीय परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस भुजा को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं। आगे की ओर बढ़ाकर इससे इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या किया मैंने, इस भुजा को आगे की ओर बढ़ाया और आगे की ओर बढ़ाकर जी से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसे हमने नाम दे दिया GI। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ठीक, कौन सा एंगल कहलाएंगे ये कहलाएंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये वाले कौन कौन से कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब यहां पर ये सदिश r जो है, ये परिणामी r जो है, ये परिणामी r इस EH के साथ में अल्फा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, अल्फा। तो फिजिक्स ये कहती है कि जिन भुजाओं को हमारे द्वारा माना जाता है, जिन भुजाओं की हमारे द्वारा कल्पना की जाती है, सबसे पहले हम उन भुजाओं का मान निकालते हैं। तो यहां पर मेरे द्वारा दो भुजाएं HI और GI काल्पनिक भुजाएं ली गई हैं, तो सबसे पहले मैं इन भुजाओं का मान निकालता हूं। तो इन भुजाओं का मान निकालने के लिए सबसे पहले मैं ट्राइंगल कंसीडर करता हूं GHI, और इस GHI में सबसे पहले मैं एंगल वैल्यू निकालता हूं cos थीटा। जब मैं एंगल वैल्यू निकालूंगा cos थीटा की, तो cos थीटा इक्वल्स होता है बेस यानी आधार बटा कर्ण। अब ये जो GH है ये इस FE के समानांतर है, दैट मीन्स ये अगर B है तो ये भी B होगा। तो यहां पर ये GHI अपॉन B, तो HI इक्वल्स टू B cos थीटा। ठीक है, ये HI की वैल्यू आ गई आपकी, तो ये HI की वैल्यू कितनी आई आपकी, B cos थीटा। ठीक, अब इसके बाद में इस भुजा का मान भी निकालना है, तो इसी के अंदर मैं साइन थीटा ले लेता हूं। तो साइन थीटा मैंने लिया, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण GI अपॉन GH। तो यहां से वापस वही चीज, GH की वैल्यू कितनी है, B, तो GI इक्वल्स टू हो गया मेरा B साइन थीटा। तो अब ये वैल्यू तो मेरी B cos थीटा हो गई और ये वैल्यू मेरी B साइन थीटा हो गई। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ये रिजल्टेंट R, परिणामी R ज्ञात करना है। जो अज्ञात भुजाएं मैंने मानी थी, उन अज्ञात भुजाओं के मान मैंने निकाल लिए हैं, B cos थीटा और B साइन थीटा। अब मुझे इस परिणामी R का मान निकालना है, दैट मीन्स मुझे EG का मान निकालना है। ठीक है, तो अब EG का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए
समकोण त्रिभुज कंसीडर करते हैं हम लोग EGI। समकोण त्रिभुज EGI में हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करते हैं इजी स्क्वायर की, तो इजी कौन है आपका? इजी है आर, तो दैट इज आर स्क्वायर। जी आई की बात करते हैं तो जी आई है आपका बी साइन थीटा स्क्वायर प्लस ई आई को हम क्या लिख सकते हैं? ई एच प्लस एच आई का होल स्क्वायर। तो यहां पर जब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं तो ये आता है आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई एच की वैल्यू है आपकी ए और एच आई की वैल्यू है बी कॉस थीटा। ठीक है, इसे हम सॉल्व आउट करते हैं तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया अपन ने। यहां से हम क्या करते हैं? अब ए स्क्वायर प्लस, अब इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस इसके बाद में आता है आपका 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये आता है आपका 2ab कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बनता है? 1। तो फाइनली आर स्क्वायर इक्वल्स क्या बचता है मेरे पास में? आर स्क्वायर इक्वल्स बचता है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से इस आर की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूं फाइनली, तो मेरे पास आर की वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पावर हाफ, या अंडर रूट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला? परिणामी सदिश, या निकला परिमाण। लेकिन परिणामी सदिश नहीं बोलूंगा, सॉरी, ये निकला परिमाण। परिणामी सदिश निकालने के लिए मुझे परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत भी पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? दिशा की। अब दिशा हमेशा tan के रूप में निकाली जाती है, tan थीटा के रूप में निकाली जाती है, tan अल्फा के रूप में निकाली जाती है दिशा हमेशा। ठीक है, तो जब भी हम दिशा की बात करते हैं तो दिशा हमेशा किस रूप में निकाली जाती है? tan अल्फा के रूप में। tan अल्फा के रूप में दिशा क्यों निकाली जाती है? क्योंकि tan थीटा होता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यानी किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु पर अगर मैंने कोई स्पर्श रेखा खींची, या फिर ये बिंदु है, ये इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा उस बिंदु पर जो भी भौतिक राशि उपस्थित है उसकी दिशा को व्यक्त करती है। दैट मीन्स स्पर्श रेखा हमेशा दिशा को बताती है। स्पर्श रेखा को बोलते हैं टेंजेंट, और टेंजेंट बनता है tan थीटा से। ठीक है, तो यहां पर हम स्पर्श रेखा काम में लेते हैं, तो दिशा देखनी है तो दिशा के लिए हम tan थीटा निकालते हैं। तो देखिएगा यहां पर इस वाले त्रिभुज में tan अल्फा त्रिभुज लेते हैं, वापस वही पुनः त्रिभुज EGI में tan अल्फा लेते हैं हम लोग। तो tan अल्फा इक्वल्स क्या बनेगा आपका? लंब बटे आधार। तो लंब तो है GI और आधार है EI। ठीक है, तो ये हो गया आपका GI अपॉन EH प्लस HI, ये tan अल्फा हो गया आपका। ठीक है, अब यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा डायरेक्शन को शो कर देगा यहाँ पे, तो अल्फा इक्वल्स क्या हो जाएगा? अब चलो पहले तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो GI, ये GI क्या है तुम्हारा? B साइन थीटा अपॉन EH कौन है तुम्हारा? A प्लस B कॉस थीटा। तो ये अल्फा इक्वल्स हो गया तुम्हारा tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
ठीक है, तो समीकरण 1 से तो हम क्या ज्ञात करते हैं, परिमाण समीकरण 1 परिमाण को व 2 किसको दिखाता है, दिशा को दर्शाता है। तो समीकरण 1 तो आपका दिखाएगा परिमाण और समीकरण 2 दिखाएगा आपकी दिशा को। तो यानी यहां पर जब हम समानांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है समांतर चतुर्भुज में कि समानांतर चतुर्भुज के अंदर जो दो सदिश दिए जाते हैं, ये दो सदिश किसी कोण पर झुके हुए होते हैं और किसी कोण पर झुके हुए होने के कारण से ही हम यहां पर समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करते समय यहां पर हमें परिणामी सदिश निकालना है। तो परिणामी सदिश निकालने के लिए हम परिमाण और उसकी दिशा दोनों को यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब इनके आधार पर हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को फाइंड आउट करते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस को पढ़ते हैं। तो देखिएगा, हम इन दोनों नियमों को रहने देते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, अब कुछ केसेस लेते हैं हम, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, तो स्पेशल केसेस में सबसे पहले हम लेते हैं केस 1। केस 1 लेते हैं। केस 1 में हम ये कहते हैं कि अगर ए और बी परस्पर समानांतर है, दोनों सदिश, यदि सदिश ए व बी क्या है, परस्पर समांतर है। अब अगर ये परस्पर समानांतर होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। थीटा 0 क्यों हुआ, क्योंकि सदिश ए और सदिश बी ये किसी कोण थीटा पर थे। अब ये समानांतर हुए, इसका मतलब ये बी किस पे आ गया, ए पे। ए पे आते थीटा कितना हो गया, 0। थीटा 0 होते ही साइन थीटा की वैल्यू तो हो गई आपकी 0 और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 1। तो यहां से जब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है आपकी, tan इनवर्स साइन थीटा तो 0 हो ही गया, तो ये 0 अपॉन जो भी आएगा तो 0 में किसी का भी भाग दो तो 0 ही आता है। तो tan इनवर्स 0 दैट इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दिशा होगी वो भी इस ए बी के समानांतर ही होगी, ए बी के अनुदिशी होगी। तो ये तो दिशा की बात हो गई। परिणामी सदिश अगर हम r निकालते हैं तो समीकरण 1 में देखें, यहाँ cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 समानांतर के केस में। तो क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इंटू 1 पावर हाफ। ठीक है, तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया तुम्हारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जब इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, सिंपल a प्लस बी मैक्सिमम। यह आपका पहला केस हो गया। ठीक है, अब यहां हम बात करते हैं अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, सेकंड केस। सेकंड केस हम लेते हैं कि अगर दोनों सदिश, केस सेकंड, यदि दोनों सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा, 90। थीटा 90 हुआ तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, तो साइन 90 1, लेकिन कोस 90 कितना होता है तुम्हारा, 0। ठीक है, तो अब समीकरण 1 देखते हैं परिणामी निकालने के लिए। तो cos 90 0 होते ही ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, तो बचा गया सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो r इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से जब हम एंगल की बात करते हैं तो अल्फा इक्वल्स टू साइन 90 की वैल्यू 1, ये 0 हो ही जाएगा। तो क्या बचा, tan इनवर्स b बाय a। ये आपका केस सेकंड हो गया। ठीक है, अब लेते हैं हम केस थर्ड। केस थर्ड में हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि दोनों सदिश जो दिए गए हैं ये परस्पर विपरीत दिशा में स्थित हैं। अगर जो दोनों सदिश ए और बी हैं ये एक दूसरे के प्रति समानांतर है, विपरीत दिशा में। तो केस थर्ड हम लेते हैं, यदि दोनों सदिश परस्पर प्रति समांतर हो। तो थीटा कितना आ गया,
180, थीटा 180 आते ही क्या हो गया, साइन थीटा तो हो गया 0, कॉस थीटा हो गया -1। ठीक है, तो आर की वैल्यू तो क्या हो गई आपकी, a² प्लस b² 2ab, कॉस थीटा की वैल्यू -1, तो ये हाफ। ठीक है, तो ये हो गया a², ठीक है, हाफ हो गया। तो ये हो गया आपका और इसी तरह से जब हम अल्फा निकालेंगे तो tan इनवर्स b sin 180 b cos 180, sin 180 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो tan इनवर्स 0। तो इस तरह से हम समानांतर चतुर्भुज नियम की सहायता से सदिशों के परिमाण को और उनकी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और इसी के बेसिस पर हम आगे की न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।